आज हमें पढ़ना है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, जो कि अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी 1912 में। और ये थियरी ये बताती है कि जो हमारे कॉन्टिनेंट का प्रेजेंट लोकेशन है वो आखिर आज किस वजह से है, क्या फोर्सेस इन्वॉल्व थी, क्या रीजंस थे जिनकी वजह से आज जो प्रेजेंट लोकेशन है वो है। कहने का मतलब ये है, अगर हम इस मैप को देखें तो नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे है, इस लोकेशन पे है, साउथ अमेरिका यहाँ पे है, अफ्रीका यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, एशिया यहाँ है, यूरोप यहाँ पे है। तो ये पूरा एशिया है। तो ये जो प्रेजेंट लोकेशन है वो आखिर किस वजह से है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक्सप्लेन करती है। वन ऑफ द फर्स्ट थ्योरी थी जिसने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आखिर हमारी लोकेशन जो कॉन्टिनेंट्स की है वो क्यों है, या फिर ओशंस की लोकेशन क्यों है। और कुछ इसमें कमियां थी जो कि आगे चल करके आगे जो नेक्स्ट थ्योरीज आती हैं उन्होंने इम्प्रूव किया था। बट हाँ, हमें इसको जानना ज़रूरी है, हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें आज 3-4 चीज़ें पढ़नी हैं। पहले तो हमें ये पढ़ना होगा कि वेगनर ने आखिर कुछ अजम्पशंस किए थे, तो वो अजम्पशंस क्या थे इस थियरी को बनाने के लिए। फिर ये थियरी आखिर में कहती क्या है वो हमें देखना है। फिर हमें इसके कुछ क्रिटिसिज्म देखने हैं कि आखिर इसके ड्रॉबैक क्या थे, ठीक है। और फिर हम फाइनली कंक्लूजन देखेंगे कि इसका एट लास्ट कंक्लूजन क्या हो सकता है इस पूरी थियरी का, इससे हम क्या समझ सकते हैं, हमारे लिए क्या फ़ायदा हो सकता है। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं, आखिर कहा क्या था वेगनर की थियरी में है क्या। वेगनर ने ये कहा था कि कार्बोनिफरस पीरियड के पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम पैंजिया था, और एक सुपर ओशन हुआ करता था जो कि पैंथलासा जिसका नाम दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि कार्बोनिफरस पीरियड के पहले की बात है कि पहले ऐसा हुआ करता था। अब कार्बोनिफरस पीरियड में क्या होता है कि ये पैंजिया जो है ये ब्रेक हो जाता है दो पार्ट में। एक लॉरेशिया में ब्रेक हो जाता है और दूसरा पार्ट ब्रेक होता है गोंडवाना, ठीक है। इसको गोंडवाना लैंड कहते हैं, लॉरेशिया और अंगारा लैंड भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ लॉरेशिया की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, यहाँ पे एशिया होगा ASIA, ठीक है। तो क्या होता है कि ये ब्रेक होता है कार्बोनिफेरस पीरियड में, तो ब्रेकिंग की वजह से यहाँ पे बीच में वाटर कलेक्ट हो जाता है, इन दोनों के बीच में वाटर आ जाता है साइड से, ठीक है। अब ये जो बनता है ये एक ओशन प्रिपेयर होता है, नया ओशन बनता है जिसे टेथीज सी कहा जाता है, ठीक है। अब फिर क्या होता है कि ये फर्दर ये जो जो दो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड है ये फर्दर ब्रेक होते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, और फिर ये ब्रेक होने के बाद जो है डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर ये जो मूव करते हैं, तो ये मूव करने के बाद जो आज हमारी प्रेजेंट लोकेशन है वेगनर की थ्योरी के हिसाब से ये वहाँ पहुँचते हैं। वेगनर ने इसके लिए कुछ फोर्सेस बताई कि कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व थी, वो अभी हम थियरी पढ़ते समय देखेंगे। तो थियरी को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो वेगनर की थियरी जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, ये बात करती है रिफ्टिंग और ड्रिफ्टिंग किसकी, कॉन्टिनेंट्स की। कॉन्टिनेंट्स की रिफ्टिंग, रिफ्टिंग का मतलब हुआ ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग का मतलब हुआ मूवमेंट, डिफरेंट डायरेक्शन में कॉन्टिनेंट्स का मूव करना। और इसकी वजह से क्या होता है, प्रेजेंट डे अरेंजमेंट जो है कॉन्टिनेंट्स का, जो भी हमने मैप में देखा था, वो इसकी वजह से है, ठीक है। और जो क्लाइमेटिक रीजन्स जो भी बनते हैं कि कोई टेम्परेट रीजन में है, कोई ट्रॉपिकल रीजन में है, या सब ट्रॉपिकल रीजन में कोई कॉन्टिनेंट है या कॉन्टिनेंटल लैंड मास है, तो वो किस वजह से है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक्सप्लेन करती है, क्लियर। अब हम लोग बेसिक अजम्पशंस पढ़ते हैं कि क्या थे। पहली चीज़ तो वेगनर ने ये कहा कि सियाल जो है वो सीमा के ऊपर फ्लोट करता है। हमने फर्स्ट लेक्चर में जब इंटीरियर ऑफ सेकंड लेक्चर में इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में देखा था, तो हमने ये पढ़ा था कि इनिशियली जो है जो इनिशियल ओल्डर व्यू था, अभी मॉडर्न व्यू थोड़ा डिफरेंट है, बट ओल्डर व्यू के हिसाब से ये सियाल हुआ करता था जो आउटर क्रस्ट वाली लेयर थी। उसके बाद मैंटल जो था उसे सीमा कहा जाता है, और फिर नाइफ होता है जो कि कोर कहलाता है। तो वेगनर का ये कहना था, ये एजम्पशन उन्होंने लिया कि सियाल जो है ये सीमा के ऊपर फ्लोट कर रहा है, क्लियर है यहाँ तक। फिर उन्होंने ये भी कहा इसमें दो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, एक तो पहला है टाइडल फोर्स और एक है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अजम्पशंस थे उनके, उन्होंने अज्यूम किया, फिर उसके बाद उसके बेसिस पे एक थियरी बनाई।
अब उन्होंने टाइडल फोर्स के बारे में ये कहा कि जो सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो पुलिंग फोर्स है, उसकी वजह से जब कॉन्टिनेंट्स ब्रेक हो गए, उसके बाद जब उनका मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो वो उस मूवमेंट का रीज़न जो था वो ये ग्रेविटेशनल फोर्स था, सन और मून का वेस्टवर्ड मूवमेंट। यानी वेस्टवर्ड का मतलब हुआ कि नॉर्थ अमेरिका हमारा वेस्ट डायरेक्शन मूव किया, साउथ अमेरिका भी वेस्ट डायरेक्शन मूव किया। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मूव करने का रीज़न जो था वो टाइडल फोर्स था, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स था सन और मून का, पहली चीज़। फिर उन्होंने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ की थी और फोर्स ऑफ बायंसी जो रहती है, फोर्स ऑफ बायंसी का इनका मतलब है कि जैसे कि अगर वाटर है, वाटर में अगर कोई शिप है तो शिप जो है पानी में क्यों तैरती है, कि बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ बायंसी। ठीक है, अब ठीक उसी तरीके से जैसे इन्होंने कहा सियाल सीमा के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो सीमा की वजह से जो बायंसी मिल रही है इसको, नीचे से जो प्रेशर मिल रहा है जिसकी वजह से ये फ्लोट कर रहा है इसके ऊपर, वो रिस्पॉन्सिबल था नॉर्थवर्ड मूवमेंट के लिए कॉन्टिनेंट्स के। तो नॉर्थ में कॉन्टिनेंट्स कौन कौन मूव किए, सारे कॉन्टिनेंट लगभग नॉर्थ की तरफ ही मूव किए हमारे। इवन यूरोप भी मूव किया, एशिया भी मूव किया, नॉर्थ अमेरिका भी किया, साउथ अमेरिका भी किया, बट वेस्टवर्ड साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका मूव कर गए। बट इनिशियली जो है ये नॉर्थ मूव किए। इनकी लोकेशन कहाँ थी वो भी अभी हम देखेंगे, ये कहा था। ठीक है, अब हम ये तो दो अजम्पशंस की बात हो गई जो वेगनर ने अज्यूम किया था। अब थ्योरी, जैसे कि मैंने इनिशियली बताया ब्रीफ में कि ये कहानी स्टार्ट होती है बिफोर कार्बोनिफेरस पीरियड में। ये एक ड्रॉबैक भी होता है आगे चल के, जो क्रिटिसिज्म में हम लोग बात करेंगे कि वेगनर ने ये रीज़न नहीं बताया कि आखिर कार्बोनिफेरस पीरियड में ही ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस पीरियड के पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम पैंजिया उन्होंने दिया, फिर एक सुपर ओशन हुआ करता था पैंथेलासा। ठीक है, अब इन कार्बोनिफेरस पीरियड मतलब कार्बोनिफेरस पीरियड जब चल रहा था तो पैंजिया जो है वो टूट गया दो पार्ट में। पहले पार्ट का नाम हुआ लॉरेशिया जिसे अंगारा लैंड भी कहा गया, और जो दूसरा पार्ट था, जो सदर्न पार्ट था, उसे गोंडवाना लैंड भी कहा गया। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर कार्बोनिफेरस पीरियड, मतलब ये ब्रेक, जब कार्बोनिफेरस पीरियड एंड हो जाता है, कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद ये जो ब्रोकन पार्ट्स थे वो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर गए, यानी इसका मतलब वो मूव करने लगे। या तो वो नॉर्थवर्ड गए या तो वो साउथवर्ड की तरफ मूव किए। साउथवर्ड मूव करते हैं हमारे अंटार्कटिका, ठीक है, नॉर्थवर्ड हमारे यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका मूव करते हैं। अब इस फेज़ को, जब ये ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुई, इस फेज़ को कहा जाता है ओपनिंग ऑफ टेथीज। जो हमने देखा जब ब्रेक होता है तो एक टेथीज सी बनता है। अब जब ये मूवमेंट स्टार्ट होता है तो उसको कहा जाता है ओपनिंग ऑफ टेथीज, क्योंकि जब मूवमेंट हुआ तभी वो गैप क्रिएट हुआ। ब्रेकेज के बाद मूवमेंट हुआ होगा, मूवमेंट के बाद गैप क्रिएट हुआ, उस गैप में पानी फिलअप हुआ, और जब वाटर फिलअप हो गया तो उसके बाद उसे टेथीज सी कहा गया, और इसे कहते हैं, इस इवेंट को कहते हैं ओपनिंग अप ऑफ टेथीज सी। ठीक है, मैंने बता दिया है, लॉरेशिया की स्पेलिंग आप ठीक कर लेंगे, लॉरेशिया एशिया होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया जाएगा कि जो लॉरेशिया था वो किस किस पार्ट में टूटा, और जो गोंडवाना लैंड था वो किस पार्ट में टूटा। ठीक है, तो लॉरेशिया लैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया में टूटा, इसमें यूरोप एंड एशिया इन्वॉल्व है। और गोंडवाना लैंड जो है वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, पेनिनसुलर इंडिया यानी हमारा इंडिया जो है, और ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। अब हम लोग हमेशा ज्योग्राफी में, हमने, अगर आपने पहले कभी पढ़ा होगा तो हम लोग बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे गोंडवाना कोल है। तो गोंडवाना कोल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गोंडवाना लैंड का पार्ट इंडिया हुआ करता था, पेनिनसुलर इंडिया, तो इसी वजह से उसे गोंडवाना कोल भी कहते हैं। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका ये सब गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। अब जो ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुई वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स, यानी हमने बात की वेस्टवर्ड हुआ, और वेस्टवर्ड का रीज़न हमें पता है कि उन्होंने क्या बताया कि टाइडल फोर्स थी, किसकी, सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से ये वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ, और इसकी वजह से एक ऐसे शेप्ड का ओशन ओपन हुआ जिसे अटलांटिक ओशन कहा गया। अगर हम लोग फिर से मैप पे चलें तो क्विकली हम देखते हैं, तो वो बात हो रही है इस एस शेप की। ठीक है, एस शेप के कॉन्टिनेंट ओशन की बात हो रही है, इसे अटलांटिक ओशन कहा गया। ठीक है, तो जब वो वेस्टवर्ड मूव कर गए इसकी वजह से एक और वो ओशन क्रिएट हुआ जिसे अटलांटिक ओशन कहा गया। अब क्या होता है कि जो
अब ये कहा उन्होंने कि जो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्टिंग हुई इंडिया यानी पेनिनसुलर इंडिया और अफ्रीका की, इसकी वजह से जो टेथीज सी था इनिशियली जो ओपन हुआ था लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच में, यानी यहाँ पे, अब ये जब यहाँ से मूव कर गए और ये भी अपवर्ड मूव किया, क्योंकि यहाँ से पेनिनसुलर इंडिया यहाँ से टूटता है और अंटार्कटिका यहाँ से टूटता है। तो यहाँ से जब इंडिया पेनिनसुलर इंडिया यहाँ से ब्रेक हो करके इस गैप को फिलअप कर देता है यहाँ पे, मतलब ये कॉन्टिनेंट लॉरेशिया यहाँ मूव कर गया, सपोज कीजिए एशिया इधर है। अब पेनिनसुलर इंडिया यहाँ से जब यहाँ करेगा तो टेथीज सी जब था तो यहाँ पे ये ज्वाइन कर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हिमालयस फॉर्म होते हैं, तो टेथीज सी क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो वो यही बात कह रहा है कि टेथीज सी जो है वो क्लोज हो जाता है, और वो टेथीज सी आज का मेडिटेरेनियन सी है। और इसी मूवमेंट की वजह से दो काम होता है, एक तो आपका टेथीज सी क्लोज होता है जो कि आज के प्रेजेंट डे मेडिटेरेनियन सी में बचा हुआ है, और इंडियन ओशन ओपन होता है। ठीक है, इंडियन ओशन क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ से जब हमारा गोंडवाना लैंड था, यहाँ से जब हमारा इंडिया निकल गया, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया निकल गया, यहाँ से अंटार्कटिका निकल गया, तो इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे इंडिया आ जाता है मूव करके, अंटार्कटिक यहाँ आ जाता है, तो ये बीच में जो पोर्शन बच जाता है यहाँ पे वाटर फिलअप हो जाता है, ये इंडियन ओशन बनता है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बताया। अगर इसी चीज़ को हम लोग अगर मैप पे फिर से देखें तो वो क्या बात कह रहे हैं, यही जो टेथी सी है, यहाँ पे पहले कहीं टेथी सी हुआ करती थी, और ये ऊपर का जो पोर्शन है ये लॉरेशिया हुआ करता था, और ये जो पूरा पोर्शन है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। अब क्योंकि अब ये वाला पोर्शन भी, ये अगर हम देखें तो ये लॉरेशिया का पार्ट हुआ करता था, और ये गोंडवाना लैंड का कम्प्लीटली पार्ट हुआ करता था, नीचे यहाँ अंटार्कटिक होगा। अब अंटार्कटिक के साथ अगर हम इसको देखें तो ये पूरा अगर हमारा गोंडवाना लैंड है, तो यहाँ पे बीच में कहीं टेथीज सी हुआ करता था। अब जब सब कुछ ऊपर मूव कर गया है तो नीचे से ये जो पोर्शन है इन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब इनकी वजह से क्या हुआ, ज्वाइन करने की वजह से यहाँ पे जो टेथीज सी हुआ करता था वो क्लोज हो गया। अब वो कहा जाता है कि जो रेमिनेंट है यानी बचा हुआ टेथीज सी है वो ये है मेडिटेरेनियन सी, क्योंकि यहीं कहीं पे हुआ करता था। अब यहाँ पे जो हमारी पैंगोंग सो लेक है उसे भी कहा जाता है कि वो टेथीज सी का रेमिनेंट है, इसीलिए वहाँ पे आप देखेंगे जो लद्दाख में हमारे सॉल्ट लेक्स हैं, मतलब सॉल्ट लेक्स का मतलब हुआ जो लेक्स हैं वो सलाइन लेक्स हैं। सलाइन लेक्स क्यों है इतनी हाइट पे, वो इसी वजह से हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो पार्ट जो है वो बिलो द ओशन वाटर रहा करता था, इस वजह से वहाँ पे है। अब इनके ज्वाइन करने की वजह से हिमालय भी फॉर्म होते हैं, जो कि हम प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ेंगे, माउंटेन बिल्डिंग में पढ़ेंगे। अभी चलते हैं कि वेगनर की थ्योरी में आगे उन्होंने क्या कहा। अब बात ये होती है कि वेगनर ने भी माउंटेन बिल्डिंग के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जब ये ड्रिफ्ट कर रहे थे यानी मूव कर रहे थे, ये जो कॉन्टिनेंट्स थे इनके जो एजेस थे, यानी अगर ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, इनके जो एजेस है यानी ये वाला पोर्शन, किनारे वाला पोर्शन, वो फोल्ड हो गए यानी फ्रिक्शन से। मतलब जब वो मूव कर रहे थे तो वो फ्रिक्शन के द्वारा यानी घिसते घिसते वो फोल्ड हो गए, जिसकी वजह से माउंटेन्स फॉर्म हो गए, जैसे कि रॉकीज एंड एंडीज। इसको मैप से फिर से समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा ये वाला जो पोर्शन है, ये जब कॉन्टिनेंट कभी यहाँ हुआ करता था, जब वो इस तरीके से मूव किया इस डायरेक्शन में वेस्टवर्ड टाइडल फोर्स के अंडर प्रेशर में, तो वो ये पोर्शन जो है ये फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ और फोल्डिंग क्रिएट हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ रॉकी माउंटेन चेन है। तो उनका कहना था रॉकी माउंटेन्स जो बने हुए हैं वो इसलिए बने हुए हैं क्योंकि ये फ्रिक्शन से क्रिएट हुए हैं, और ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो एंडीज़ हैं वो भी इसी वजह से क्रिएट हुए हैं, क्योंकि ये वेस्टवर्ड मूवमेंट जो था उसके बाद इनका फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे माउंटेन्स क्रिएट हो गए। ये वेगनर का कहना था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब उनका कहना था कि जो ओरिजिनल पैंथलासा था यानी जो सुपर ओशन हुआ करता था वो आज का पैसिफिक ओशन है जो बचा हुआ है, क्योंकि सारे कॉन्टिनेंट्स टूट गए, पानी वाटर जो है फिलअप हो गए, डिफरेंट ओशंस क्रिएट हो गए। इसकी वजह से क्या हुआ कि पैंथलासा जो है वो पैसिफिक ओशन में रिड्यूस हो गया। ये तो हो गई बात अजम्पशन और थियोरी की। अब इसी चीज़ को हम लोग एक बार एक मैप के थ्रू देख लेते हैं जो कि कुछ इस तरीके का है। ठीक है, अब इस मैप में देखें तो उन्होंने कहा था कि ये ब्रेकेज की बात का है जिसके बाद मूवमेंट स्टार्ट होता है, बट ये एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था और ये
कहीं ना कहीं इस जगह पे हुआ करता था, यानी बिलो द इक्वेटर हुआ करता था ये पूरा जो पैंजिया है। इसके जो एविडेंसेस हैं वो हमें बाद में मिलते हैं, जो ग्लेशियल एविडेंस जिसे हमें कहते हैं, क्योंकि ये जो पोर्शन है यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कोल्ड कोल्ड रीजन है, टेम्परेट रीजन है। यहाँ पे जब कोई भी कॉन्टिनेंट अगर रहा होगा तो कहीं ना कहीं वो बिलो द आइस रहा होगा। जब बिलो द आइस रहा होगा तो उसके एविडेंस होंगे जो कि ग्लेशियल एविडेंस हमें मिलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद की बात है कि वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद पैंजिया जो है इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में फर्दर ब्रेक हो जाता है। उसके बाद इक्वेटर क्रॉस कर जाता है नॉर्थ अमेरिका एंड हमारा यूरेशिया। उसके बाद गोंडवाना लैंड में अगर आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये पेनिनसुलर इंडिया जिसकी हम लोग बात कर रहे थे ये एंटार्क्टिक है, और ये है ऑस्ट्रेलिया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में मूव करते हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो फाइनली ये लोकेशन जब आती है तो ये हमारी प्रेजेंट डे अरेंजमेंट है हमारे कॉन्टिनेंट्स का। यही एक्सप्लेनेशन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर की उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब बात करते हैं हम लोग आगे चल करके कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में कि ये थ्योरी कहाँ तक सही है, और उसके बाद हम लोग ये भी बात करेंगे कि एविडेंसेस क्या क्या हैं इस थ्योरी के सपोर्ट में। क्यों इस थ्योरी को इतना उस टाइम पीरियड के हिसाब से या आज के भी हिसाब से बोला जाता है कि काफ़ी सक्सेसफुल थ्योरी ये थी, क्योंकि इनके जो एविडेंस थे वो काफ़ी कह सकते हैं सॉलिड एविडेंस थे। देखते हैं आगे। तो हमने लास्ट में बात की पैंथेलासा के बारे में कि वो आज का पैसिफिक ओशन रिड्यूस होकर के हो गया है। अब हमें बात करनी है क्रिटिसिज्म के बारे में। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये है कि जो बाकी साइंटिस्ट या जोग्राफर या क्लाइमेटोलॉजिस्ट है उन्होंने ये कहा कि ये थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि जो ड्रिफ्टिंग हुई उसका जो रीज़न था वो टाइडल फोर्स ही था। क्यों? उनका ये कहना था, जिन्होंने इस थ्योरी को काउंटर किया, उन्होंने कहा कि ये फोर्सेस जो हैं, यानी जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो टाइडल फोर्स हैं सन और मून की, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि रिफ्टिंग और ड्रिफ्टिंग का रीज़न बन सके, मतलब ब्रेकिंग और उसके मूवमेंट का रीज़न बन सके जो टाइडल फोर्सेस हैं। प्लस और उन लोगों ने ये भी कहा कि जो ये थ्योरी है वो ट्रिगर मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ट्रिगर मैकेनिज्म का मतलब ये हुआ कि जो पैंजिया था वो आखिर ब्रेक क्यों हुआ पहली बार में ही, जब वो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में ब्रेक हुआ तो उसका ट्रिगर मैकेनिज्म क्या था, आखिर रीज़न क्या था कि वो ब्रेक हुआ, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई। ये क्रिटिसिज्म के रूप में है। फिर तीसरी चीज़ ये है कि उन्होंने कहा कि फ्रिक्शन की वजह से माउंटेन्स क्रिएट हुए हैं, और उन्होंने आइलैंड के बारे में ये कहा था कि जब वो मूव कर रहे थे कॉन्टिनेंट्स तो जो कुछ कुछ पोर्शन रह गए थे उनसे आइलैंड बने। ये सारी चीज़ें जो है प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सप्लेन करेगी, जिसके बाद हमें पता चलेगा कि इस थ्योरी के जो क्रिटिसिज्म है कहीं ना कहीं सब सही है, क्योंकि जो माउंटेन फॉर्मेशन होती है वो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स की वजह से होती है। इवन आइलैंड आर्क्स भी उसी वजह से क्रिएट होते हैं। ये सब भी हम देखेंगे तो क्रिटिसिज्म थी। तो ये तो होगी क्रिटिसिज्म की बात। तो पहले हमने देख लिया कि अजम्पशन क्या थे, फिर हमने देखा थ्योरी आखिर क्या कहती है। अब हमें देखना है कि एविडेंसेस क्या क्या है सपोर्ट में, फिर हम देखेंगे कंक्लूजन। तो पहले देखते हैं एविडेंसेस। तो पहला एविडेंस जो दिया गया वो ये था कि जिग्सॉ फिट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, मतलब कि अगर आप साउथ अमेरिका को देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होता है, और ये अफ्रीका को अगर हम यहाँ पे रखें तो ये कहीं ना कहीं इसमें फिट होता है। इसी को कहते हैं जिग्सॉ फिट। तो ये पहला एविडेंस था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का कि हाँ कहीं ना कहीं यहाँ से ये ब्रेकिंग हुई है, जिसके बाद ये वेस्टवर्ड मूव कर गया होगा, और नहीं तो ये कहीं ना कहीं साथ में जुड़ा हुआ था। अगर ये जुड़ा हुआ था साथ में, इसका मतलब वेगनर की थ्योरी सही है। ये तो हो गई पहली बात। अब यही और इसी के साथ ही जब ये अगर जुड़े हुए थे तो इसके साथ कुछ फॉसिल एविडेंस भी मिलते हैं, मतलब कि कुछ जिन्हें हिंदी में जीवाश्म कहते हैं, वो जब ये जुड़े हुए थे तो वो इस कॉन्टिनेंट के अक्रॉस मूव करते थे, क्योंकि ये पहले जुड़े हुए थे तो इनको मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं होती थी। जो एनिमल्स हुआ करते थे वो यहाँ से वहाँ मूव करते थे। कुछ एनिमल्स के एविडेंसेस यहाँ मिले हैं, और उन्हीं एनिमल्स के एविडेंसेस यहाँ पे भी मिले हुए हैं। तो हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं उस वक्त यहाँ पे ये मूवमेंट हुआ करती थी, जिसके बाद ये ब्रेकेज हो गई। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ जिग्सॉ फिट के बाद फॉसिल एविडेंस हो गया।
तीसरी चीज़ है डिपॉजिट्स की बात, यानी प्लेसर डिपॉजिट, जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड की बात कर लेते हैं। अगर ये अफ्रीका है, अगर हम अफ्रीका इसको यहाँ बनाएं और हम साउथ अमेरिका को यहाँ कहीं बनाते हैं, एक बार फिर से बनाते हैं, ये है, और साउथ अमेरिका हमारा है कहीं ना कहीं ऐसे है, ठीक है। तो खाना यहाँ पे कहीं ना कहीं है जिसे गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। गोल्ड एक प्लेसर डिपॉजिट है, तो यहाँ गोल्ड के आप डिपॉजिट्स मिलेंगे, और ठीक इसी तरीके के डिपॉजिट आप कुछ इस पोर्शन में साउथ अमेरिका के यहाँ पे पाएंगे, जो कि एक जियोलॉजिकल एविडेंस रहता है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का, कि अगर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, बट यहाँ पे कोई सोर्स नहीं हुआ करता था गोल्ड का। तो इससे हमें ये पता चला कहीं ना कहीं ये पोर्शन यहाँ पे जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से ये यहाँ पे जो गोल्ड डिपॉजिट है वो यहाँ तक भी डिपॉजिट हुआ करते थे जब ये जुड़ा हुआ होगा। अब क्योंकि ये अलग हो गए हैं, इस वजह से ये यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे रह गया। तो ये तीसरा एविडेंस था। पहला हमारा जिग्सॉ फिट था, दूसरा हमारा एविडेंस होता है कि फॉसिल्स जो होते हैं वो अक्रॉस द कॉन्टिनेंट हुआ करते थे। फिर तीसरी चीज़ जो हमने पढ़ी वो है गोल्ड के बारे में हमने पढ़ा कि गोल्ड जो है डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। और फिर कुछ एक रीज़न होता है, अभी इन सारी चीज़ों को हम लोग मैप के थ्रू भी एक्सप्लेन करेंगे, अभी मैं सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर बिहेवियर ऑफ एनिमल्स के बारे में एक एविडेंस दिया जाता है कि कुछ एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है लेमिंग्स के बारे में। लेमिंग्स एक एनिमल होता है जो कि कहा जाता है कि जो कि वेस्टवर्ड मूव करता है। वेस्टवर्ड का मतलब है, इसको स्कैंडिनेवियन रीजन में कहा जाता है कि अगर स्कैंडिनेविया जहाँ पे आपका नॉर्वे, स्वीडन ये सब है, तो अगर हम देखें कुछ इस तरीके से नॉर्वे स्वीडन का ये जो मैप बनता है यहाँ पे, और यहाँ पे फिनलैंड रहता है, तो यहाँ पे लेमिंग्स रहते हैं। लेमिंग्स जो हैं उनकी जो पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर जाती है, यानी एक्सप्लोजन होता है, यानी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो वेस्टवर्ड मूव करते हैं आज भी। बट जब वो वेस्टवर्ड मूव करते हैं तो यहाँ पे कुछ माउंटेन्स रहते हैं, जिसके बाद यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशन है, जिसमें वो जंप कर जाते हैं। जंप इसलिए कर जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके आज भी थॉट प्रोसेस में ये है कि वेस्टवर्ड मूवमेंट में आज भी यहाँ पे कोई लैंड मास है, जिसकी वजह से वो वेस्ट मूव करते हैं। बट क्योंकि ये ब्रेकेज हो गया है और उनका जो ये कह सकते हैं जो माइंड है वो उतना डेवलप नहीं हुआ है कि उन्हें ये पता चले कि आज वहाँ पे कोई लैंडमास है ही नहीं, बट क्योंकि किसी ज़माने में हुआ करता था, इस वजह से उनकी जो जनरेशन है आज भी वो वेस्टवर्ड मूव करती है। इसे एज एन एग्जांपल दिया जाता है कि कहीं ना कहीं ये भी उस चीज़ का रीज़न हो सकता है कि कि ये कॉन्टिनेंट्स जो है कहीं ना कहीं साथ में जुड़े हुए थे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो वैगनर की थ्योरी थी वो कहीं ना कहीं सही थी। अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि मैप के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है मैप जो हमें समझने में हेल्प करेगा। जहाँ पे हम लोग पहले जिग्सॉ फिट की बात कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि साउथ अमेरिका जो है कैसे अफ्रीका में फिट हो रहा है, ठीक है। इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पे मेडागास्कर है, एंटार्क्टिक है यहाँ पे, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं, ठीक है। अब ये तो हमारा जिग्सॉ फिट का पहला एविडेंस हो गया। दूसरा एविडेंस हमारा था फॉसिल का। ये देखिए कि फॉसिल रिमेन्स ऑफ साइनोनेथस, एक रेप्टाइल हुआ करता था जिसके यहाँ पे जो है एविडेंस मिले हुए हैं, मतलब अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, मतलब अफ्रीका में भी मिले हैं और साउथ अमेरिका में इस पोजीशन में मिले हुए हैं। जब आप इसको जिग्सॉ फिट कर देंगे तब आपको ये पता चलेगा कि ये कहीं ना कहीं इस पोर्शन में मूव करते थे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से एक लिस्टोसॉरस होता था जो कि ये जानवर है, वो कहीं ना कहीं उसके एविडेंस यहाँ पे भी मिले हैं, इंडिया में भी मिले हैं और अंटार्कटिक में भी मिले हैं, जिसकी वजह से हमें ये फिर से ये एक प्रूफ देता है कि कहीं ना कहीं ये सब आपस में जुड़े हुए थे। फिर एक कह सकते हैं फ्लोरा है, ग्लोसोपेट्रिस, वो यहाँ पे भी पाया गया, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, अंटार्कटिक में और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया गया। फिर से ये कॉन्टिनेंट जुड़ने की प्रूफ देता है कहीं ना कहीं। एक ये रेप्टाइल है मेजोसॉरस, वो साउथ अमेरिका और अफ्रीका में मिला हुआ है, तो वो हमें ये बताता है कि ये कहीं ना कहीं यहाँ जुड़ा हुआ था, ठीक है। ये तो हो गया हमारा दूसरा एविडेंस जो दिया गया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के सपोर्ट में। पहला हमारा जिग्सॉ फिट, दूसरा फॉसिल हो गया। अब तीसरा हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे गोल्ड कोस्ट की, यहाँ कहीं ना कहीं गहना है, तो यहाँ पे जो गोल्ड के प्लेसर डिपॉजिट्स मिले हैं वो यहाँ पे भी मिले हैं। तो इसकी वजह से जो है हमने ये भी कहा कि इसको ये भी एक एविडेंस है कि कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे। और अगर हम ये प्रूफ कर पा रहे हैं कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे, तो फिर वही बात है कि कहीं ना कहीं वैगनर की थ्योरी वो सही थी, पहली चीज़। अब ये तो हो गया यहाँ की बात,
हम लोग कर रहे हैं साउथ अमेरिका, एक एविडेंस जो हम लोगों ने बात नहीं की है वो ये है कि नॉर्थ अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं यूरोप से यहाँ पे जुड़ा हुआ था, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ब्रेकेज हुआ जब ये जुड़े हुए थे साथ में। अब यहाँ पे एक एप्लेशियन माउंटेन चेन है जहाँ पे आपको कोल मिलेगा, और यहाँ पे आपको स्पेन और फ्रांस की बाउंड्री पे एक माउंटेन चेन मिलेगी, इसको अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पैरिनीज कहते हैं। और ये जो डिपॉजिट्स हैं ये ठीक इसी जगह पे मिलते हैं, इसकी वजह से ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये साथ में जुड़े हुए थे और ये डिपॉजिट से सेम डिपॉजिट का ही हिस्सा है, इनकी जो एज मिली है वो सेम मिली है, जिसकी वजह से ये भी यूज़ किया जाता है एज एन एविडेंस। अब चौथी चीज़ जो हम लोग बात कर रहे थे लेमिंग्स के बारे में, तो ये आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। तो लेमिंग्स यहाँ से वेस्टवर्ड मूव करते हैं, जिसके बाद वो जंप कर जाते हैं ओशन में, जिसको कहते हैं लेमिंग्स सुसाइड करते हैं। बट एक्चुअली में ये कहा जाता है कि वो सुसाइड नहीं करते हैं, वो वेस्टवर्ड मूव करते हैं, क्योंकि आज भी उनके थॉट प्रोसेस में ये है कि वेस्टवर्ड वो मूव करेंगे तो वो यहाँ पे रहेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। तो ये तो थी वेगनर की एविडेंसेस जो हमने बात कर ली, जो इम्पोर्टेंट एविडेंसेस थे। तो सबसे पहले हमने बात कर लिया, एक बेसिक ओवरव्यू लिया, फिर हमने अजम्पशन के बारे में बात किया, टाइडल फोर्स वेस्टवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की प्लस बायंसी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है नॉर्थवर्ड मूवमेंट के लिए। फिर हमने थियरी देखा, थियरी में हमने ये देखा कि बिफोर कार्बोनिफरस पीरियड क्या हुआ था। फिर हमने देखा इन कार्बोनिफरस पीरियड ब्रेकिंग होती है। फिर हमने देखा कि आफ्टर कार्बोनिफरस पीरियड कि क्या हुआ था, ब्रेकेज हुआ था, किन किन पार्ट्स में टूटा, कौन सा पार्ट किस डायरेक्शन मूव किया। फिर हमने कुछ क्रिटिसिज्म्स देखे इस थियरी के, ठीक है। पहला क्रिटिसिज्म हमने जो देखा वो ये था कि ये जो टाइडल फोर्स है इतनी पावरफुल नहीं हो सकती कि वो कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्टिंग और रिफ्टिंग का रीज़न हो, ठीक है, वो पहला हो गया। दूसरा ये था कि जो वेगनर की थ्योरी है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ट्रिगर मैकेनिज्म क्या था, आखिर जो पैंजिया था जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो ब्रेक क्यों हुआ फर्स्ट प्लेस पे, वो आखिर ब्रेक ही क्यों हुआ, उसका रीज़न नहीं था। और दूसरा रीज़न ये भी नहीं था कि कार्बोनिफरस पीरियड में ही ऐसा क्यों हुआ, ये थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं करती है, क्योंकि उन्होंने कुछ अज्यूम किया था, अजम्पशंस पे था कि उन्हें शुरुआत कहीं से करनी थी, उन्हें कुछ नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं से आपको स्टार्ट करना रहता है, तो आप कुछ अज्यूम करते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, एविडेंसेस के बेस पर उन्होंने किया होगा, जो कि बाद में एविडेंस के तौर पे दिए भी गए। फिर क्रिटिसिज्म में ये दो चीज़ें होंगी ट्रिगर मैकेनिज्म को। और तीसरी चीज़ उन्होंने जो बताई थी जो एक्सप्लेन नहीं करता है कि माउंटेन फॉर्मेशन उन्होंने कहा ड्यू टू फ्रिक्शन हुआ है, और प्लस जो आइलैंड्स हैं वो रिमेनिंग पार्ट हैं कि जब सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये कॉन्टिनेंट यहाँ है तो उनका कहना था कि ये यहाँ से टूट के निकला है, और ये सारे जो आइलैंड्स हैं वो इस वजह से बने हैं क्योंकि जब कॉन्टिनेंट मूव कर गया तो ये यहाँ पर रह गए, बट ऐसा नहीं है, ये प्लेट टेक्टोनिक्स बाद में हमें बताता है। तो ये हमारा जो है तीसरा क्रिटिसिज्म हो जाता है। अब उसके बाद एविडेंसेस हमने देखे, एविडेंसेस में हमने सबसे पहले एविडेंस देखा जिगसॉ पजल का, फिर हमने फॉसिल का देखा एविडेंस देखा, फिर हमने गोल्ड एज अ प्लेसर डिपॉजिट देखा, और फिर हमने एक एप्लेशियन माउंटेन्स यहाँ पे जो हैं यहाँ पे कोल का एग्जाम्पल देखा, और फिर हमने एक लेमिंग्स एग्जाम्पल भी देखा एज एन एविडेंस टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। तो अब इससे क्या होता है कि हमारे 3 मेजर पोर्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारा सिर्फ कंक्लूजन बचता है कि आखिर कंक्लूजन हमें अगर एग्ज़ाम में कभी रहेगा तो हमें क्या लिखना है। तो कंक्लूजन में हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो वेगनर की थ्योरी थी वो ये तो एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं, या कहीं ना कहीं हो सकता है वो थोड़े से गलत भी हो सकते हैं, बट उन्होंने एक सेंट्रल आइडिया दिया। जो जिक्सॉ फिट की बात थी वो सही थी, जो उनका प्लेसर डिपॉजिट्स की बात थी वो सही थी, उनके एविडेंसेस कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सही थे, जिसकी वजह से ये थियरी जो है हेल्प करती है हमें आगे जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक जो सबसे इम्पॉर्टेंट थियरी है, जो कि लगभग सभी कुछ एक्सप्लेन कर देती है, हमारे जो माउंटेन्स फॉर्मेशन है, हमारे आइलैंड फॉर्मेशन है, कैसे प्लेट्स मूव करती हैं, प्लेट्स क्या होती हैं, इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो ये सारी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो हमारी एक्सप्लेन करती है, इसका बेस कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हुआ करती थी। तो ये हो गई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कन्वेक्शनल करंट के बारे में पढ़ेंगे, कन्वेक्शनल करंट थियरी, जो कि एक दूसरी थियरी थी, ये एक्सप्लेन ये करेगी कि आखिर कॉन्टिनेंट्स मूव क्यों करते हैं, फोर्सेस बिहाइंड कॉन्टिनेंट्स मूवमेंट क्या हो सकता है, जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर के लिए सिर्फ यहीं तक चीज़ों को रखते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।